हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर पक्षियों की प्रवास यात्रा यानी माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। तो आइए उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों अलग अलग तरह के पक्षियों के पैरों के पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो आपको इनको पहचान कर इनके नीचे लिखना है कि ये किन पक्षियों के पैर हैं। तो आइए अब देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों को प्रकृति से प्रेम करने की सीख देना और नैतिक मूल्य है बौद्धिक क्षमता बढ़ाना और पक्षियों के बारे में जानना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, ठंडे देशों में क्या होता है, जब झीलों नदियों का पानी जम जाता है सर्दियों में, तो वहां के पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके गर्म जगहों पर आ जाते हैं। और पक्षी प्रेमी और जो विज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, इन प्रवासी पक्षियों को पकड़कर इनके पैरों में छल्ले पहना देते हैं और जिस जगह पर जिन पर इसका स्थान का नाम और तारीख लिखी हुई होती है, और इससे पक्षियों के प्रवास की जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो इस लेसन में हम लेखक ने पक्षियों की प्रवास यात्रा का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं। बच्चों, पक्षियों की जो प्रवास यात्राएं होती हैं यानी वो दूसरी जगह पर जाते हैं आते हैं, वो जो यात्राएं होती हैं वो बहुत ही विचित्र और रहस्यपूर्ण होती हैं। हर एक वर्ष सर्दियों में और सर्दियों की शुरुआत में क्या होता है, जो बहुत सारे पक्षी हैं वो एशिया, यूरोप और अमेरिका के नॉर्थ में स्थित अपनी जगहों से चलकर गर्म देशों में आते हैं। और जब स्प्रिंग और गर्मियों का मौसम आता है तो फिर वे वापस अपने देशों में चले आते हैं। तो ये समय के इतने पाबंद होते हैं कि इनके आने जाने का के एक एक दिन का ठीक हिसाब लगाया जा सकता है। और खराब मौसम के कारण कभी देर हो जाए तो दूसरी बात है। तो कुछ जातियों के पक्षी थोड़े ही फासले पर जाते हैं और हर पक्षी थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाता आता ही है, लेकिन कभी रहन सहन के दिक्कतों के कारण तो कभी खाने कम होने जाने के कारण इस तरह से जो उनके आने जाने का मुख्य उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जहां पर मौसम अलग अलग होता है। जो पक्षी ऊंचे पहाड़ों पर गर्मियां बिताते हैं वो जाड़ों में निचली पहाड़ियों पर आ जाते हैं या मैदानी भागों में चले जाते हैं। इस तरह से आवागमन भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है। जहां गंगा के मैदान में के बराबर में ही बहुत बड़ा हिमालय है, तो इन छोटे छोटे बहादुर यात्रियों को अपनी लंबी यात्राएं के समय भारी कष्ट झेलना पड़ता है और बड़े बड़े खतरों का भी सामना करना पड़ता है। कभी जंगल, कभी मैदान, कभी समुद्र के ऊपर से जाना पड़ता है, कभी तूफान आ जाते हैं, कभी वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। कभी-कभी क्या तूफान के थपेड़ों से समुद्र की तरफ पहुंच जाते हैं, फिर एकदम नीचे तूफानी पठारों में समा जाते हैं। रात को शहर की तेज रोशनी इन्हें भटका देती है। तो प्रवास यात्रा पर निकले पक्षी अपनी पूरी स्पीड से नहीं उड़ पाते। उनकी जो स्पीड होती है अक्सर 48 से 64 किलोमीटर पर घंटा होती है। छोटे पक्षियों की गति 48 किलोमीटर पर घंटा से शायद ही कभी ज्यादा होती होगी। और प्रवासी पक्षी अधिकतर 900 मीटर के नीचे नीचे ही उड़ते हैं, लेकिन कुछ पक्षी इससे कहीं ज्यादा ऊंचाइयों पर उड़ते पाए गए हैं। तो कुछ पक्षी बीच में रुक रुक कर यात्रा करते हैं ताकि थकान ना हो, और कुछ ऐसे पक्षी भी है जो लगातार बिना रुके लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। कुछ पक्षी केवल दिन में उड़ते हैं, तो कुछ है जो दिन और रात दोनों समय उड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर पक्षी सूर्यास्त के बाद तेजी से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो पक्षी जो होते हैं वो अक्सर ग्रुप में बनाकर उड़ते हैं। सारस और हंस जब आसमान की उस आकृति में उड़ते हैं, वी की आकृति में उड़ते हैं, तो तुरंत हमारा ध्यान उधर की तरफ खिंच जाता है। हर एक दल में एक ही तरह के पक्षी होते हैं और हर दल के में परों की जो तेज फड़फड़ाहट और चहचहाट होती है, उसके बाद वे धरती से हवा में उड़ जाते हैं और आकाश को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पुराने समय से ही लोग जानते हैं कि मौसम बदलने के साथ साथ पक्षियों का भी आना जाना होता है। लेकिन उन दिनों लोगों की बड़ी अजीब धारणाएं थी। किसी खास मौसम में किसी खास जगह पर पक्षी ना दिखे तो वो कहते थे कि पक्षी कीचड़ मिट्टी में छिपकर जाड़ों भर सोते रहते हैं। आज पक्षियों की प्रवास यात्राओं के बारे में कुछ जानकारी है, तो अधिकतर पक्षियों के पैरों में छल्ला बांधकर प्राप्त की गई है। छल्ला बांधने के लिए पक्षियों को जाल आदि लगाकर पकड़ा जाता है, फिर उनके एक पैर में किसी हल्की धातु या प्लास्टिक का छल्ला बनाते हैं जिस पर संख्या, तारीख, पहचान की निशानी, पता लिखते हैं। और पते के साथ साथ ये भी लिखा होता है कि जहां कहीं ये पक्षी पकड़ा जाए तो पकड़ने वाला इस छल्ले को इसी पते पर लौटाए। और इसके बाद पक्षी को छोड़ देते हैं। फिर ये पक्षी जिस जगह जाता है, मरा हुआ पाया जाता है या जहाँ कहीं इसका शिकार कर लिया जाता है, तो उससे मालूम हो जाता है कि उसकी प्रवास यात्रा किस दिशा में होती है। तो छलने की विधि से ये सिद्ध हो जाता है कि मुख्य प्रवास यात्राएं जो है वो सर्दियों में उत्तर से दक्षिण की तरफ और बसंत में दक्षिण से उत्तर की तरफ होती हैं।
इस तरह जो मुख्य यात्री भारत में उत्तर पश्चिम से आते हैं, वे साइबेरिया में बाइकल झील और अरब सागर के बीच से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। मंगोलिया और चीनी तुर्किस्तान से आने वाले पक्षी दूसरा ही मार्ग अपनाते हैं। हिमालय के ऊपर से होकर 3200 से 4800 किलोमीटर की यात्रा के बाद गुलाबी मैना पूर्वी यूरोप या मध्य एशिया से आती है। धोबिन पक्षी गोरैया के बराबर होता है। यात्रा में बहुत से पक्षियों की जान भी चली जाती है। इस भारी खतरे के बावजूद पक्षी कड़ी ठंड और खाने की कमी से बचने के लिए प्रवास यात्राएं करते हैं। पानी के जम जाने से जलीय पक्षी भूखे मरने लगते हैं और बसंत में वापसी की यात्रा करने का मुख्य कारण है गर्मियों के उच्च तापमान से बचना। तो पक्षियों की प्रवास यात्राएं बहुत ही रोचक विषय हैं। अभी भी इसके बारे में बहुत सी चीजें मालूम नहीं हो पाई हैं, जैसे कि पक्षियों को कैसे पता चलता है कि यात्रा कब शुरू की जाए, बिना किसी संकेत चिन्हों के समुद्र के ऊपर से अपना रास्ता कैसे पता करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हैं। तो बड़े पपीहे पहले ही भारत की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि उनके छोटे बच्चे कई सप्ताह बाद। तो इस तरह से और भी कई दिलचस्प सवाल हैं जिनके उत्तर हमें ढूंढने हैं। तो बच्चों, इस पाठ से क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। थैंक यू।